ये जो जगह है दोस्तों टोल प्लाज़ा के पास, यहाँ पर पहले पूरा पानी हुआ करता था, जो मैं 2-3 साल पहले की बात करती हूँ। तो उस टाइम पे विंटर में यहाँ पे पूरे माइग्रेटरी बर्ड्स भरे हुए होते थे। तो अब ये जगह ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो गई है, वेस्ट लैंड सी पड़ी हुई है। क्या प्लान है यहाँ पर करने का मुझे नहीं पता। ना तो यहाँ कल्टीवेशन हो रहा है और पानी भी यहाँ पे सूख चुका है। तो अभी बर्ड्स का करेंटली ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा कुछ दिख रहा है, मेरे ख्याल से कोई बर्ड तो नहीं है क्योंकि मूवमेंट तो नहीं हो रही है। लैपविंग्स यहाँ पर हैं, वो जा रही है एक और। तो ब्रीडिंग सीज़न में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले तो इनका होता है मेट सिलेक्शन, और जो अलग अलग जो क्लासिफिकेशन होता है कि कैसा किसका हैबिट है, ब्रीडिंग बिहेवियर है, तो उसमें बर्ड्स में मोनोगैमी कॉमन है, पॉलीगैमी जो है वो उतनी कॉमन नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई बर्ड्स तो जो कॉमन बर्ड्स होती हैं, जो सॉन्ग बर्ड्स हैं, पैसराइन्स, 40% से ज़्यादा पूरे बर्ड पॉपुलेशन या पूरी बर्ड फैमिली में 40% से ज़्यादा जो बर्ड्स होती हैं वो पैसरीफॉर्मिस में आती हैं। तो ये तो मोनोगैमस नहीं होती हैं। इनकी किसी सीज़न में कोई पार्टनर होता है, किसी सीज़न में कोई और पार्टनर होता है। तो वही मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मोनोगैमी में 2 तरह की मोनोगैमी होती है। एक तो वो होती है कि जो सोशल मोनोगैमी है, मतलब कि जो एक पार्टनर रहता है उनका, जो कि उनका परमानेंट पार्टनर होता है लगभग। अब ये परमानेंट पार्टनर लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है और ये एक ब्रीडिंग सीज़न के लिए भी हो सकता है। तो एक ब्रीडिंग सीज़न में ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार बच्चे पैदा हों, एक ही बार अंडे दिए जाएं। जो बहुत छोटी वाली बर्ड्स होती है ना, ज़्यादातर पैसरीफॉर्मिस छोटी ही होती हैं, तो वो एक ब्रीडिंग सीज़न में कई बार एग्स ले कर सकती हैं, मतलब कई रिप्रोडक्टिव एपिसोड उनके होते हैं। तो एक ब्रीडिंग सीज़न में ये जो कई रिप्रोडक्टिव एपिसोड होते हैं वो सारे सेम पार्टनर के साथ होते हैं। तो ये हुआ कि एक ये शॉर्ट टर्म, मतलब एक ब्रीडिंग सीज़न के लिए ये मोनोगैमस हो गए। अगले साल जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो इनका पार्टनर कोई और भी हो सकता है। लेकिन कई बर्ड्स होती हैं, जैसे आपको पता है हॉर्नबिल्स के बारे में, सारस क्रेन के बारे में, या जो ज़्यादातर और भी क्रेन्स होती हैं, ब्लैक नेक क्रेन जो लद्दाख में पाई जाती है, डेमोजिली क्रेन, ज़्यादातर क्रेन्स जो हैं, ये ब्लैक काइट है जो उड़ रहा है ऊपर। तो ये मोनोगैमस होते हैं, मतलब ये एक ही पार्टनर पूरी लाइफ रखते हैं। तो ये 2 तरह की मोनोगैमी हो गई, एक वो जो लाइफ लॉन्ग है और एक वो जो एक ब्रीडिंग सीज़न तक सीमित है। और जो पॉलीगैमी होती है उसका मतलब ये है कि वो एक ब्रीडिंग सीज़न में भी अलग अलग पार्टनर्स उसके हो सकते हैं। अच्छा, मोनोगैमी में जो मैंने बताया, सोशल मोनोगैमी और जेनेटिक मोनोगैमी, ये भी 2 चीज़ें हैं। तो जेनेटिक मोनोगैमी ज़्यादा उन लोगों में पाई जाएगी जिनके कि लाइफ लॉन्ग परमानेंट पार्टनर्स हैं। तो उनके जितने भी बच्चे पैदा होंगे, उनका अगर जेनेटिक एनालिसिस किया जाएगा तो वही दोनों पार्टनर्स के जीन्स उनमें मिलेंगे। लेकिन जिनमें सोशल मोनोगैमी है, मतलब कि एक ब्रीडिंग सीज़न में एक पार्टनर चुन लिया गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे जो बच्चे पैदा हों वो उसी पार्टनर के हों। तो वो कैसे होता है, एक्स्ट्रा पेयर कॉपुलेशन उसको कहते हैं। तो उसमें एक पार्टनर के साथ उन्होंने जो पहले एग्स ले किए या एक ब्रूड रेज़ किया, और उसके बाद अगर दोबारा से वो ब्रूड रेज़ करते हैं तो हो सकता है कि उसमें एक्स्ट्रा पेयर कॉपुलेशन, जिसको EPC कहते हैं, वो भी हुआ हो। तो इससे क्या होता है, छोटी बर्ड्स ऐसा इसलिए करती हैं जिससे कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, या जो एक ब्रीडिंग सीज़न आया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्स ले कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हैच हो जाएं। तो ऐसी इनकी कोशिश रहती है। इनका मेन जो पर्पस रहता है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीशीज़ को प्रोपगेट करना। तो इसलिए ये जो सोशल मोनोगैमी होती है, इसमें इसके साथ में एक्स्ट्रा पेयर कॉपुलेशंस भी होते हैं। तो वो सोशल मोनोगैमी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि वो सोशली जो एक पेयर है वो साथ में है, लेकिन उसके अंदर जो सारे बच्चे पैदा हुए हैं वो जेनेटिकली ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं दोनों के हों, वो किसी और के भी हो सकते हैं। ये एक ड्रोंगो उड़ के बैठा है अभी यहाँ पे। ये बिजली के इस पे बैठ गया है। उसके बाद जो पॉलीगैमी है, पॉलीगैमी 3 तरह की होती है। तो पॉलीगैमी का मतलब ये है कि जो मेल्स हैं वो कई फीमेल्स के साथ मेट कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा स्पीशीज़ में पाया जाता है। पॉलीगैमी वैसे बर्ड्स में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन एक ब्रीडिंग सीज़न में, जैसे कि मैंने बताया कि अगर जिन बर्ड्स के अंदर पॉलीगैमी फॉलो हो रही है तो वो मेल
अलग अलग फीमेल्स के साथ मेट कर रहे हैं। दूसरा होता है पॉलीएंड्री, ये और भी ज़्यादा रेयर है और बहुत ही कम स्पीशीज़ में ये पाया जाता है, जैसे कि स्पॉटेड सैंडपाइपर। ये मैंने पहले भी अपने कई वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, जो 2-3 महीने पहले बनाए हैं, जिस समय वो सैंडपाइपर्स वगैरह दिख रहे थे यहाँ पर, क्योंकि वो माइग्रेटरी हैं, तो अब गर्मी शुरू होने के साथ ही वो सब वापस चले गए हैं। तो जिस टाइम पे वो यहाँ पर थे तो उस टाइम मैंने बताया था कि स्पॉटेड सैंडपाइपर में पॉलीएंड्री पाई जाती है, मतलब जो फीमेल है वो मल्टीपल मेल्स के साथ मेट कर सकती है, और मेल्स जो हैं उनका फंक्शन होता है एग्स और बच्चों का ध्यान रखना। और तीसरी जो कैटेगरी होती है पॉलीगैमी में, वो होती है प्रोमिस्क्यूइटी, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही बहुत सारे अलग अलग पार्टनर्स के साथ मेट करते हैं। ये एक लैपविंग्स का पेयर यहाँ पे आ गया है। तो अभी जो बातें हमने डिस्कस की कि ब्रीडिंग बिहेवियर कैसा होता है बर्ड्स का, तो इसको डिस्कस करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि देखिए, 2 तरह के प्राणी हैं, 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है सारे क्रीचर्स को, जो कि छोटे से लेके बड़े तक जितने भी एनिमल किंगडम के हैं। उसमें एक होता है आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ और दूसरा होता है के सिलेक्टेड। तो आर सिलेक्टेड का मतलब वो जैसे छोटी मछलियाँ हैं, मेंढक हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जितने छोटे जानवर हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके कि बच्चे बहुत करोड़ों में पैदा होते हैं, लाखों करोड़ों में पैदा होते हैं। पेरेंटल केयर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है उनमें, और ये इतने ज़्यादा नंबर में इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अर्ली लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा इनकी मोर्टेलिटी होती है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है, बहुत कम नंबर में सर्वाइव करते हैं, और इनका टोटल जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है। आपस में इनके कोई ऐसा खास कंपटीशन नहीं होता है। दूसरे जो के और साइज़ में ये बहुत छोटे होते हैं। तो के सिलेक्टेड जो स्पीशीज़ हैं, जिसके कि अंदर मैमल्स आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं इसी में, इसमें क्या होता है कि साइज़ में बड़े होते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लंबा होता है, और पेरेंटल केयर इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। जितना बड़ा साइज़ होगा उतने ही ज़्यादा लंबे समय तक पेरेंटल केयर भी रहेगा। और दूसरी बात, ये आपस में इनमें कंपटीशन रहता है, अपनी ये टेरिटरी बना के रखते हैं, तभी ये सर्वाइव भी कर पाते हैं लंबे समय तक। उसके लिए आपकी अपनी एक टेरिटरी होनी ज़रूरी है जहाँ पर आप रह सकें। तो ये के सिलेक्टेड वाले जो होते हैं, इनके बच्चे या जैसे बर्ड्स में एग्स हैं, तो ये नंबर में भी कम होते हैं, मतलब लाखों में नहीं होंगे। बर्ड्स में भी आप देखिए, जिनके साइज़ छोटे होते हैं वो ज़्यादा अंडे देते हैं एक बार में, क्योंकि उनके बच्चों के सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। जबकि जो बड़े साइज़ की बर्ड्स होती हैं वो 1 या 2 ही अंडे देती हैं, जैसे रैप्टर्स हैं या इवन हॉर्नबिल है, तो उनको पता है कि सर्वाइवल होगा, तो इसलिए 1 या 2 ही अंडे देते हैं, और उन पर ही पूरा अपनी एनर्जी लगाते हैं 1-2 बच्चों पर, उनको पूरी तरह से सर्वाइव करवाने के लिए। तो ये इनके रिप्रोडक्टिव सक्सेस को भी इसी तरह से आंका जाता है कि कितने बच्चे सर्वाइव कर पाए इनके। तो ये के सिलेक्टेड स्पीशीज़ के बारे में बात होगी। तो अब जो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ है, इनमें पेरेंटल केयर होती है। तो पेरेंटल केयर तभी हो पाएगी जब दोनों पेरेंट्स डेडिकेटेड है, एटलीस्ट एक पेरेंट डेडिकेटेड है। तो जो हमने पॉलीगैमी डिस्कस किया, उसके अंदर जो प्रोमिस्क्यूइटी वाले जो बर्ड्स हैं, उनमें दोनों में से कोई भी पेरेंट हो सकता है कि बच्चों की जिम्मेदारी ना ले, तो उसमें बच्चों के सर्वाइवल पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ जाता है। बहुत कम चांस है कि वो बच्चे कभी भी सर्वाइव करेंगे। यहाँ पे कुछ है तार के ऊपर, मैं कोशिश करती हूँ फोकस करने की। ये उड़ के नीचे ही आ गया, कोई बहुत छोटी सी बर्ड है। तो ये तो हुई प्रोमिस्क्यूइटी की बात। बाकी जो पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री है, उसमें एटलीस्ट एक पेरेंट केयर करता है अपने ऑफस्प्रिंग की। पहचान में नहीं आ रही है, या तो स्पैरो की किसी फैमिली की है ये। और जो दूसरे वाले बर्ड्स होते हैं जो कि मोनोगैमस होते हैं, जेनेटिक या सोशल मोनोगैमी जो होती है, वो सबसे अच्छे होते हैं बच्चों की देखभाल के लिए, क्योंकि वो पेयर मोनोगैमस है, तो वो अपने बच्चों की देखभाल पूरी तरह से करेगा। बार बार उड़ जा रही है, और 2 बर्ड्स हैं। अगर ये थोड़ी देर बैठेगी तो शायद आइडेंटिफाई हो जाए। ये फ्लाई कैचर है कोई, शायद एशियन ब्राउन फ्लाई कैचर भी हो सकती है। बीक तो फ्लाई कैचर जैसी ही लग रही है, लंबी पतली सी स्लेंडर बीक होती है फ्लाई कैचर्स की। एक और भी है यहाँ पर।
अच्छा, ये पिपिट भी हो सकती है। पिपिट्स जो होती है ना, पैडी फील्ड पिपिट, हाँ मुझे लग रहा है वैसी ही है। पैडी फील्ड पिपिट ही लग रही है मुझे, फ्लाई कैचर नहीं है ये, पैडी फील्ड पिपिट है। ये भी इंसेक्ट्स ही खाते हैं। पैडी फील्ड मतलब कि चावल के खेतों में ज़्यादा मिलती है, तो मोस्ट लाइकली ये पैडी फील्ड पिपिट है। अच्छा, एक नई स्पीशीज़ आपने देख ली आज। ये मैं फुल जूम करके देख रही हूँ क्योंकि साइज़ काफ़ी छोटा है इसका। अभी ये दूसरी वाली भी सामने आके बैठी है, दोबारा इस पे जूम करती हूँ। शायद ये भी वही है। नीचे से कुछ पकड़ते हैं और ऊपर जाके वापस बैठ जाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल पास में आ गई मैकपाई रॉबिन, बिल्कुल मेरे सामने वाले तार पे आके बैठ गई है। नहीं सॉरी, ये मैकपाई रॉबिन नहीं है, बुश चैट है। ये पाइड बुश चैट है। मैकपाई रॉबिन इससे साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। ये पास में बैठी है ना, इसलिए मुझे बड़ी लगी, लेकिन ये मैकपाई रॉबिन नहीं है, पाइड बुश चैट का मेल है ये। देखिए, ये समर के टाइम में आपको नए नए वैरायटी ऑफ बर्ड्स दिख रहे हैं जो कि विंटर में इतने नहीं दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये पाइड बुश चैट की फ़ीमेल है। अभी जो मेल था मैंने दिखाया था, ब्लैक कलर था उसका, और ये फ़ीमेल है। और ये एग्जैक्टली उसी जगह पे आके बैठ गई है जहाँ मेल बैठा था पहले। मेल अभी निकल के बाहर आ गया है। ये देखिए, ये फ़ीमेल यहाँ पे है और मेल जो है वो इधर आके बैठ गया है बाहर। ये पाइड बुश चैट का पेयर देखा आज आपने, तो ये दिख जाते हैं कॉमनली, लेकिन फिर भी ये अच्छी साइटिंग मानी जाती है। पास से हुई है क्योंकि ये बर्ड्स काफ़ी शाई होती हैं, वैसे पास नहीं आती हैं। तो आज आपने पास से जो है पाइड बुश चैट को देखा है। ये देखिए, यहाँ पे आ गई है। तो इस साइज़ की जो बर्ड्स होती हैं, जो इतनी छोटी साइज़ की होती हैं, ये मल्टीपल टाइम्स एग्स ले करती हैं एक ब्रीडिंग सीज़न में, जिससे कि इनके बच्चों को मैक्सिमम चांस मिले सर्वाइवल का। और इसकी फ़ीमेल आ गई है ऊपर। बुश चैट्स भी वैसे इंसेक्ट्स वगैरह ही खाती हैं, छोटी छोटी। ये फ़ीमेल है, ये देखिए बिल्कुल पास आके बैठ गई हैं। ये हमारा ग्रीन बी ईटर आ गया फिर से। तो जो मैंने अभी बातें डिस्कस की कि जो आर और के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में साइज़ का डिफरेंस, सर्वाइवल का डिफरेंस, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का डिफरेंस है, पेरेंटल केयर का डिफरेंस है, तो उसी में मैंने ये भी बताया कि जो छोटे साइज़ के बर्ड्स होते हैं, इवन जो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ के अंदर छोटे जानवर होंगे, छोटी बर्ड्स होंगी, उनके नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होंगे सर्वाइवल बढ़ाने के लिए। तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है, पूरी दुनिया भर में स्टडीज़ हुई हैं। तो एक इस तरह से एक हाइपोथेसिस बनाई गई है ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड, और वो हाइपोथेसिस ये है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ट्रॉपिक्स हैं, वहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं उनके जो क्लच साइज़ होते हैं, मतलब एक बार में जितने अंडे वो देते हैं वो हमेशा कम होते हैं। लेकिन जो हायर एल्टीट्यूड्स पे बर्ड्स मिलती हैं, मतलब कि हायर लैटीट्यूड, आप मान लो कि जैसे आप इक्वेटर से और आप नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हो, तो लैटीट्यूड आपका बढ़ता जा रहा है। तो हायर लैटीट्यूड्स पर जो बर्ड्स मिलती हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ एग्स देती हैं, उनके क्लच साइज़ बड़े होते हैं। तो इसको कहते हैं एशमोल हाइपोथेसिस। इसका कारण उन्होंने ये बताया है कि हायर लैटीट्यूड्स में विंटर सीज़न में बहुत सारे बर्ड्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जो एडल्ट बर्ड्स हैं। तो जब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और नंबर, मतलब पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो जो रिसोर्सेज हैं वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे, मतलब रिसोर्सेज पाइल अप हो जाएंगे। तो जो अगला जो स्प्रिंग में जो बच्चे पैदा होंगे, अंडों से बाहर आएंगे, वो सर्वाइवल के लिए उनके पास बेहतर चांसेस होंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी यूज़ करने के लिए। तो ये रीज़न है कि जो बर्ड्स हायर लैटीट्यूड्स पर रहती हैं उनके क्लच साइज़ बड़े होते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ एग्स वो ज़्यादा देती हैं।
जबकि जो बर्ड्स हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में हैं, जहाँ पर कि पूरे साल रिसोर्सेज अबंडेंट रहती हैं, तो वो जब भी अंडे देंगे कभी भी उनका सर्वाइवल अच्छा ही रहेगा। तो वहाँ पर क्लच साइज़ छोटे होते हैं। तो ये एशमोल हाइपोथेसिस है। उसके बाद एक ऑप्टिमल क्लच साइज़ भी कहा जाता है। वो इसलिए बनाया गया है कि जब भी बर्ड्स अंडे देती हैं, हर जो इनका रिप्रोडक्टिव एपिसोड होता है या रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है जिसमें कि अंडे देती है, तो इनकी बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर एक्सपेंड होती है। तो क्या होता है कि अगर आप ढेर सारे 8, 9, 10 अंडे दे देंगे, तो बाद में जो है उन बच्चों के हैच होने के बाद उनके लिए खाना प्रोवाइड करना, सब कुछ करना, और सारे सर्वाइव भी नहीं करने वाले हैं, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी यूज़ हो जाएगी। तो बेहतर ये है, समझदारी इसी चीज़ में है कि आप उतने ही एग्स प्रोड्यूस करें जिसमें कि आपके नंबर ऑफ़ सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग्स भी अच्छे खासे रहेंगे और आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी काम आएगा। यहाँ पर एक कॉमन क्रो बैठा हुआ है।